हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप चैप्टर को कंप्लीटली करना चाहते हैं तो पहले भी बता चुका हूं, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स या अभ्यास के प्रश्नों को जरूर कीजिएगा एनसीईआर, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा और मैं कह सकता हूं कि ये पूरी के पूरे जितने भी टॉपिक होंगे आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह स्पष्ट हो जाएंगे आपके लिए। और यदि एक बार अच्छे से समझ में आ गए, फिर आप बोर्ड एग्जाम अपियर कीजिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कीजिए, सब जगह आप आसानी से इन प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.12, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। अपचयन आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है अपचयन। तो पहला इसने दिया है 1 मोल Al3+ को Al में, तो क्या है 3 पार्ट। फर्स्ट है 1 मोल Al3+ को Al में परिवर्तित करना है तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी, हमें यह ज्ञात करना है। यानी कि आवेश Q को कैलकुलेट करना है हमें। तो कैसे करेंगे, सीधे ये अपचयन अभिक्रिया है तो हम देख रहे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, Al3+ परिवर्तित हो रहा है किसमें, Al में परिवर्तित हो रहा है। तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यहां पर हम कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह 3+, इसका अर्थ है कि एल्युमिनियम के आयन में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये आयन बना हुआ है। तो यदि यह उदासीन स्थिति में जा रहा है, परमाणु अवस्था में जा रहा है, तो सीधी बात है इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये Al में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब कितना आवेश निकल रहा है, आवेश की हमें मात्रा कैलकुलेट करनी है। तो अब यह है 1 मोल Al3 है, तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 1 Al3+ के लिए आवेश कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है। तो लिखेंगे 1 मोल, यहां हमारे है Al3+ के लिए आवेश 3 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश की आवश्यकता होगी। अब ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश किसके बराबर होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो सीधे हमारा होता है फैरेड के बराबर। तो ये 3 मोल आवेश किसके बराबर होगा, 3F के बराबर होगा। और आप जानते हैं F क्या होता है, फैरेड। इसकी वैल्यू होती है 96500 और किसके बराबर होती है, कूलम के बराबर होती है। या आप कह सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, यह भी लिख सकते हैं इसको, यह भी होगा 96500 कूलम के बराबर होता है। ये कांस्टेंट है, इसी को कहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश ही 1 फैरेड के बराबर होता है। तो बस अब आपने इसमें कैलकुलेशन में वैल्यू रखनी है, ये कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1F की वैल्यू कितनी होगी 96500 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 1 19, 3 नम 27 और 1 28, इतने क्या हो जाएगा कूलम। तो इतने कूलम की क्या होगी, आवश्यकता होगी। फर्स्ट पार्ट ऐसा करेंगे। सेकंड पार्ट में देखें, 1 मोल कॉपर 2+ को कॉपर में, 1 मोल कॉपर 2+ को कॉपर में परिवर्तित कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगी, ये होगा Cu2+। जब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब ये Cu में परिवर्तित होगा। बिल्कुल ये ऊपर वाली बात चल रही है। तो हम इसके लिए लिखेंगे 1 कॉपर 2+ के लिए आवेश की कितनी आवश्यकता है, आवेश हमें चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन आवेश चाहिए। तो लेकिन ये तो क्या है, 1 मोल है, तो 1 मोल कॉपर 2+ के लिए आवेश, ये हमारा लिखा 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, बिल्कुल इसी की तरह। यानी कि ये होगा 2F के बराबर, 2 मल्टीप्लाई F की वैल्यू 96500, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 1 13, 2 निम 18, 1 19, इतने क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड को देखें। थर्ड में क्या रहा है, 1 मोल MnO4 को Mn2+ में, तो क्या है 1 मोल
MnO4 माइनस को Mn2+ में, इसमें परिवर्तित करना है, MnO4 माइनस। तो यहां Mn2+ में परिवर्तित हो रहा है प्यारे बच्चों, यहां डायरेक्ट ऐसी रिएक्शन नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए यहां सीधी बात है, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या है +2, यहां Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे? काफी आसान है। MnO4 मैं यहां पर अलग से आपको करके बता रहा हूं, यह है MnO4 माइनस, इस पूरे का, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो MnO4 है ये उदासीन नहीं है, -1 है, तो इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 है तो यहां लिख लेंगे -1। मान लेते हैं Mn का ऑक्सीकरण संख्या है x और O का आप जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है, नीचे 4 है तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, -8। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या है x, O4 की एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, तो 4 ऑक्सीजन की कितनी होगी, -8 होगी। तो इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि x प्लस -8 बराबर है 1 के, तो x बराबर -8 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो -1 प्लस 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +7। तो यहां हमारे को यह बात पता चल गई कि Mn की यहां पर जो ऑक्सीकरण संख्या थी वो कितनी थी, 7 थी। तो ये Mn की ऑक्सीकरण संख्या है 7, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि Mn प्लस ये 7 प्लस परिवर्तित हो रहा है किसमें, Mn2+ में। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 से 2 में जा रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये अभिक्रिया आपको आनी चाहिए, ये तभी आएगी जब आपको ऑक्सीकरण संख्याएं निकालनी आती होंगी। तो यदि नहीं आती है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब बिल्कुल ऊपर वाला प्रोसेस है, तो लिखेंगे एक Mn7+ के लिए आवेश, कितना आवेश चाहिए हमें, 5 इलेक्ट्रॉन आवेश चाहिए। तो 1 मोल Mn7+ के लिए आवेश बराबर क्या होगा, 5 मोल E-। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश क्या होता है, 1 फैराड के बराबर होता है, तो 5F। तो लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई F की वैल्यू कितनी होती है, 96500, 96500 वैल्यूज रखेंगे तो 0 0 5 पंजे 25, 5 6 30 और 2 32, 5 9 45 46 47। तो इस प्रकार से इतने कूलाम हमारे पास क्या आ जाएगा, आवेश की मात्रा आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ऊपर वाले तो आप कर लेंगे, थोड़ा सा आपको इसकी ऐसे वाले जो प्रश्न होंगे इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण संख्या जब आप निकालेंगे तभी आप आवेश को कैलकुलेट कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.13, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराड विद्युत की आवश्यकता होगी। फैराड विद्युत मतलब फैराड में आपको आवेश का मान निकालना है। पहला क्या है, गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम, फर्स्ट है CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम, ये प्राप्त करना है हमें। और सेकंड क्या कह रहा है, गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम हमें प्राप्त करना है। हाँ, यही देना है। और आपको क्या निकालना है, मात्रक निकालना है कि कितने आवेश निकालना है, आवेश फैराड में कितने फैराड विद्युत की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने फैराड आवेश की आवश्यकता होगी, ये कहने का इसका अर्थ है। तो किस प्रकार से करेंगे प्यारे बच्चों, जब ये गलित अवस्था में, ध्यान रखिएगा यह भी क्या है, गलित, और यह भी क्या है, गलित, यानी कि यह किसी मीडियम पे नहीं डाला गया है। तो जब इसको टेम्परेचर बढ़ा के इसको पिघलाया जाएगा तो क्या होगा, CaCl2 आयनों में विभक्त हो जाएगा, एक कैल्शियम का आयन बनेगा और एक हमारा किसका बनेगा, क्लोरीन का बनेगा। अब सीधे सीधे पता है कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इसका अर्थ है हम यहां से कह सकते हैं जो रिएक्शन बनेगी वो होगा Ca2+ परिवर्तित हो रहा है किसमें, Ca में परिवर्तित हो रहा है। तो Ca2+ Ca में परिवर्तित होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह हमें इसे हल करना है। कैसे, हम लिखेंगे एक
Ca2+ के लिए आवेश हमें चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश चाहिए। तो 1 मोल Ca2+ के लिए कितना आवेश चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश चाहिए। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होता है 1 फैराड। ध्यान रखिएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इसको हम F से निरूपित करते हैं, यानी कि 1F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 मोल है। जब 1 मोल E हो तो इसे F से, तो 2 मोल E हो तो यानी कि कितना आ जाएगा? ये 2F के बराबर आ जाएगा। तो यहां तक तो बात आ गई। लेकिन हमारे पास कितना दिया रखा है इसने? कैल्शियम कितना प्राप्त होगा? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम में पहले हमें ज्ञात करने पड़ेंगे कि कितने मोल होंगे, ये ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम सूत्र जानते हैं, चूंकि मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे नीचे क्या आ जाता है? मोलर द्रव्यमान। तो सबसे पहले किसके मोलों की संख्या निकालें? कैल्शियम के निकालेंगे। तो लिखेंगे मोलों की संख्या NCA, ये 2+, आप ऐसा कह सकते हैं। कितना आ जाएगा? पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितने आ गई? 20 ग्राम। और कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान आप जानते हैं 40 होता है। तो कितना निकल जाएगा? 0.5 मोल आ जाएंगे। तो 1 मोल कैल्शियम के लिए, कैल्शियम 2+ के लिए कितने आवेश चाहिए? 2F चाहिए। तो अब की बार कितना? 0.5 मोल। तो लिखेंगे 0.5 मोल Ca2+ के लिए आवेश बराबर हो जाएगा 0.5 गुणा 2F। तो क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10, यानी कि 1F। तो मात्रा कितनी आ गई? 1F आवेश। क्योंकि उसने कहा है इस प्रश्न में हमें आवेश की मात्रा कैलकुलेट नहीं करनी है कूलाम में। यदि कूलाम में करनी होती तो हम सीधे क्या करते? 96500 से मल्टीप्लाई कर देते। आप जानते हैं क्योंकि F बराबर होता है 96500 कूलम के बराबर होता है 1F, तो इससे निकाल सकते थे। फिलहाल हमें F में ही कैलकुलेट करना है। तो कैल्शियम की तो इस प्रकार से करेंगे। अब सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस का निकालें। ये Al2O3 से 40 ग्राम Al हमें प्राप्त हो रहा है। तो रिएक्शन क्या होगी आप समझ सकते हैं। ये एल्युमिनियम 3 ऊपर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो यानी कि Al3+ परिवर्तित हो रहा है किसमें? Al में। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? निश्चित रूप से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तब ये 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, तब ये उदासीन परमाणु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब बिल्कुल ऊपर का प्रोसेस आ गया है। कैसे? हम लिखेंगे एक Al3+ के लिए आवेश कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1 मोल Al3+ के लिए आवेश बराबर 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसके बराबर होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 F के बराबर होता है 3 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 × F के बराबर होगा, जैसे हमने यहां पर करा है। अब हमें ज्ञात करना है कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम में हम ज्ञात करेंगे कितने मोल होंगे, क्योंकि यहां पर तो हमने 3 मोल की बात करी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला यही निकल लगेगा, मोलों की संख्या यानी कि N। अब की बार क्या है? Al3+, ये बराबर हमारा सीधे क्या आ जाएगा? मात्रा कितनी दे दी? 40 ग्राम। पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी है? 40 ग्राम बटे एल्युमिनियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 27। तो जब इसे भाग देंगे तो वैल्यूज निकल के आएगी 1.48 के बराबर आएगी। इतने क्या होंगे? मोल। तो 1 मोल में तो 3F चाहिए। तो अब 1.48 मोल में कितने फैरेड आवेश चाहिए होगा? निकाल सकते हैं। 1.48 मोल के लिए आवेश बराबर 1.48 मल्टीप्लाई 3F। तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 × 8 = 24, 3 × 12, 13 = 14, 3 × 3 = 4, तो 4.44 फैरेड आवेश। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे? हल करेंगे। ध्यान रखिएगा पिछले प्रश्न की अपेक्षा इस प्रश्न में जो इन्होंने ये मात्रा दे दी 20 ग्राम,
इस मात्रा की हेल्प से आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। और वो मोलों की संख्या आप कहां से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। मोलों की संख्या पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान। तो इस प्रकार से हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.14, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार निम्नलिखित को ऑक्सीकृत करने के लिए कितने कूलाम विद्युत आवश्यक है। तो यानी कि हमें आवेश का मान निकालना है कूलाम में, इस बार फैराड में नहीं निकालना है, इस बार कूलाम में निकालना है। तो पहला क्या है, 1 मोल H2O को O2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला है 1 मोल H2O को O2 में, पहला। और सेकंड है 1 मोल FeO को Fe2O3 में, Fe2O3 में क्या निकालना है, आवेश की मात्रा निकालनी है। आवेश की मात्रा निकालनी है किसमें, कूलाम में, ये ध्यान रखिएगा बस। तो किस प्रकार से निकालेंगे, प्रश्न बिल्कुल पहले की तरह ही है। सबसे पहले H2O से क्या हो रहा है, O2 निकल रहा है, तो ऑक्सीकरण हमको ये समझना है। तो सबसे पहले ये देखिए H2O में O की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। O की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी, -2 होगी। तो रिएक्शन यदि रिएक्शन के रूप में लिखें, यदि इसे परफेक्ट रिएक्शन के रूप में लिखें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, H2O परिवर्तित हो रहा है O2 में, प्लस इसको संतुलित करेंगे तो यहां पर 2 लिख लीजिए O2 में, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा 4H आयन में परिवर्तित हो रहा है, और इसको संतुलित करने के लिए साथ में क्या कर देंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और हमें केवल ऑक्सीजन से मतलब है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि O2- परिवर्तित हो रहा है किसमें, O2 में, और ये क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, त्याग होगा। अब देखिए इसको संतुलित करें, यहां 2 है तो यहां पर आप 2 कर दीजिए। तो अब देखिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर था वैसे ही हमने यहां पर करा हुआ, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब इसका अर्थ है कि 1 मोल क्या लिखेंगे हम, बिल्कुल जैसे पहले लिखा था, या थोड़ा सा इसको संतुलित करें तो ये है 2 O2 के लिए इलेक्ट्रॉन बराबर कितने, 4। तो 1 ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के आयन के लिए आवेश बराबर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब कितनी बात कर रही है, 1 मोल H2O। अब 1 मोल H2O हो तो उसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 मोल ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या कहा, लिखेंगे 1 मोल O- के लिए आवेश बराबर 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है 1 फैराड के, और 1 फैराड बराबर भी कितना होता है, 96500 कूलम के बराबर होता है। तो 2 मोल का अर्थ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 96500 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0 0 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 रेख 13, 2 निम 18 रेख 19, और साथ में क्या आ जाएगा कूलाम। इतना आवेश हमारे पास आ जाएगा यदि 1 मोल H2O को O2 में हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, इस प्रकार से। अगला, ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट है 1 मोल FeO को Fe2O3 में। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, FeO में जो Fe है इसका हम कह सकते हैं जो ऑक्सीकरण संख्या है इसकी है +2, और ये ऑक्सीकरण संख्या यहां पर कितने में हो रही है, +3 में। यहां ऑक्सीकरण संख्या ही लिख लें तो ये क्या है, +3 में परिवर्तित हो रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है इसीलिए ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं Fe2+ परिवर्तित हो रहा है Fe3+ में, और ये कब संभव है, जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो, बाहर निकल जाए। तो अब बिल्कुल पहले की तरह लिखना है, 1 Fe2+ के लिए आवेश
कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल Fe2+ के लिए आवेश होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, 1F के बराबर होगा। तो 1F की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, तो लिखेंगे 1 गुणा F की वैल्यूज 96500 कूलम, यानी कि 96500 कूलम आवेश की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार NiNO3 का होल टॉइस यानी कि निकिल का नाइट्रेट हमें दिया हुआ है कि 1 विलियन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। यानी कि 5 एम्पीयर की धारा 20 मिनट तक हमने फ्लो करवाई, जिसके कारण उसका विद्युत अपघटन हुआ। निकिल की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित हुई, तो निकिल की हमें मात्रा निकालनी है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है NiNO3 का होल ट्वाइस, और निकिल की मात्रा के बारे में क्या रहा है, धारा का मान I का मान दिया है हमें, 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर, और टाइम हमें दिया है कितना है, ये 20 मिनट दिया है। आप चाहें तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 6 से, तो 6 दूनी 12, सो हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो टाइम का हमारा इतना आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि निकिल की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित हुई। कैथोड पर निकिल की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। किसकी मात्रा ज्ञात करनी है, निकिल की कैथोड पर मात्रा, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो प्यारे बच्चे, इस प्रश्न को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जैसे हमने इससे पहले जितने प्रश्न किए थे, जिसमें कि हम क्या करते थे कि ये देखते थे कि 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर उसी हिसाब से हम क्या करते थे, जो आवेश की मात्रा थी उसको कैलकुलेट करते थे। एक तो वो मेथड है। एक सीधे हम क्या कर सकते हैं कि उपयोग कर सकते हैं हमारे फैराडे के नियम का। तो पहले सिंगल मेथड से एकांकी, जो हम एकिक मेथड यूज करते थे इससे पहले वाले प्रश्नों में, पहले उससे करके आपको दिखा रहे हैं, फिर उसी के साथ हम शॉर्टकट मेथड जो हमारा है, जो फैराडे के नियम का है, फिर उसके थ्रू भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम पुराना मेथड इसमें यूज कर रहे हैं। किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि निकिल की बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं निकिल का क्या होगा, जो Ni है वह परिवर्तित होगा Ni2+, हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, और किस में परिवर्तित हो जाएगा, निकिल में परिवर्तित हो गया। तो जैसे हम पहले करते थे बिल्कुल वही कर रहे हैं। एक ये हमारी क्वेश्चन भी क्या है, बैलेंस है। हम यह लिखते हैं चूंकि Ni2+, एक Ni2+ के लिए आवेश की मात्रा बराबर कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखेंगे 1 मोल Ni2+ के लिए आवेश की मात्रा क्या होगी, बराबर 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन को हम क्या से लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले कहा था 2 गुणा ये मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है फैराड के, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। पिछले प्रश्नों में भी हमने इसका इस्तेमाल किया है। तो 2F के बराबर आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई F की वैल्यू कितनी है 96500, मल्टीप्लाई कर दें तो 0 0 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 रेख 13, 2 नीम 18 रेख 19, 193000, और ये क्या आ जाएगा, कूलम। तो 1 मोल निकिल के आयन को निकिल परमाणु में परिवर्तित होने के लिए इतने कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। अब इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं। हम स्टेटमेंट को चेंज करें तो हम लिखते हैं 193000 कूलम आवेश द्वारा उत्पन्न निकिल बराबर कितना आ जाएगा, 1 मोल। यही तो हमने कहा 1 मोल। इस स्टेटमेंट 1 मोल से कितने आवेश की आवश्यकता है, इतनी। तो हम उल्टा लिख सकते हैं इतने आवेश के द्वारा उत्पन्न निकिल कितना होगा, 1 मोल। तो 1 आवेश के द्वारा कितना निकिल उत्पन्न होगा, तो लिखेंगे 1 कूलम आवेश द्वारा उत्पन्न निकिल
बराबर 1/193,000 इतने मोल के बराबर होगा। इतने मोल उत्पन्न हो जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर कुल आवेश कितना है, तो हम आवेश की मात्रा को यहां से निकाल सकते हैं। चूंकि Q बराबर किसके होता है, IT के, तो I ये है, T ये है। I की वैल्यू कितनी है 5 और T की वैल्यू हमने निकाली थी सेकेंड में, ये होगी 1200। तो कितना आ गया 12 पंजे 60, यानी कि ये हो गया 6000 कूलम। तो आवेश कितना, इतने समय पर कितना आवेश फ्लो कर रहा है 6000 कूलम। तो एक कूलम आवेश से कितने निकल प्रोड्यूस हो रहा है, 1/193,000 मोल। तो 6000 कूलम आवेश द्वारा उत्पन्न निकल बराबर ये हो जाएगा 6000/193,000 मोल। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो ये आ गया 6/193 मोल के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब बात आती है कि ये 6/193 अगर मुझे इसे ग्राम में कन्वर्ट करना हो, अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो ये तो मोलों की संख्या आई, तो पदार्थ की मात्रा कितनी होगी। हमने एक सूत्र अभी पीछे पढ़ा था, क्योंकि मोलों की संख्या होती थी n बराबर पदार्थ की मात्रा बटे सूत्र होता था उसका मोलर द्रव्यमान। तो यानी कि n बराबर होता था पदार्थ की मात्रा को यदि मैं m से रिप्रेजेंट करूं, तो मोलर द्रव्यमान क्या होता था m0। तो हमें इस m की वैल्यू को निकालना है। n मोलों की संख्या हमें दी है, इतनी है। मोलर द्रव्यमान किसका होगा, निकिल का, और वो हमें पता होता है 58.7 होता है। तो हम ये वाला हमारा क्या है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये क्या है हमारा सूत्र है। तो इसका यूज हम करेंगे, तो यहां से लिखेंगे चूंकि पदार्थ की मात्रा जिसे हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बराबर कितनी हो जाएगी, n मल्टीप्लाई m0। तो n का मान कितना है 6/193 और m0 किसका, निकिल का मोलर द्रव्यमान। ध्यान रखिएगा निकिल का मोलर द्रव्यमान है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 58.7। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 1.82 ग्राम के बराबर होगी। 1.82 ग्राम के बराबर आ जाएगी। तो ये तो हमारा वो मेथड था जो एक मेथड था, जिसमें हम कहते थे निकिल के एक परमाणु के लिए इतने इलेक्ट्रॉन, इतने आवेशों की आवश्यकता है, तो एक मोल के लिए कितनी होगी। तो उस मेथड से हमने इसे ज्ञात करा। अब दूसरा मेथड जिसे हम कहते हैं सीधे फैराडे के नियम से। तो फैराडे का नियम कहता है, चूंकि फैराडे का हमारा सीधा सीधा नियम है Z, हमें तो m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, m या w जो हमारा होता है वह बराबर होता है Z इंटू आई इंटू टी के बराबर। अब इस Z को हमको यदि हम मैनिपुलेट करें तो इस Z की जगह हम लिख सकते थे W इज इक्वल टू Z यानी कि m0/nf इंटू आई इंटू टी। Z की जगह हम m0/nf लिख सकते हैं। क्या चीज क्या है m0, आप समझ सकते हैं ये मोलर द्रव्यमान है। किसका, निकिल की बात हो रही है तो निकिल का मोलर द्रव्यमान है। n ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप देख रहे हैं यहां पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पिछले वाले काफी प्रश्नों में हमने इस n को भी समझा था। और तीसरा है f आप जानते हैं फैरेड की वैल्यू कितनी होती है 96500। तो इस वाले फॉर्मूले में यदि सीधे वैल्यूज रखें तो क्या आ जाएगा, m0 की वैल्यू अभी हमने निकाली, ये होती थी 58.7। अभी हमने बताया था कि निकिल का मोलर द्रव्यमान 58.7 होता है। n का मान कितना है 2, कहां से आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए n की वैल्यू 2। f की वैल्यू कितनी है 96500, तो लिखेंगे 96500। i धारा का मान कितना है 5 एम्पियर, तो ऊपर लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई t की वैल्यू कितनी है 1200 सेकेंड, ये कितनी आ गई 1200। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी वैल्यू दोबारा से 1.82 ग्राम के बराबर ही आएगी। यानी कि कुल द्रव्यमान कितना होगा 1.82 ग्राम के बराबर होगा। आप पदार्थ की मात्रा को m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और w से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस प्रकार से हम दोनों मेथड से क्या कर सकते हैं, पदार्थ की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार ZnSO4, AgNO3 तथा CuSO4 विलयन वाले 3 वैद्युत अपघटनित सेलों A, B, C को श्रेणीबद्ध किया गया। यानी कि 3 सेल हैं जिसमें पहला जिंक सल्फेट का है, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट का है, तीसरा कॉपर सल्फेट का है, और 3 विद्युत अपघटनित सेलों के इन्होंने नाम A, B, C को श्रेणीबद्ध किया गया। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। श्रेणी क्रम में जोड़ने का फायदा क्या होता है? जितना करंट एक में पास होता है उतना सब में पास होता है। 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा सेल बी के कैथोड पर 1.45 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होने पर लगातार प्रवाहित की गई। विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई? निक्षेपित कॉपर तथा जिंक का द्रव्यमान क्या होगा? इसका अर्थ यह हुआ, इसने 3 लिए, पहला लिया A, दूसरा लिया B और तीसरा लिया C। A में इसने लिया है जिंक सल्फेट ZnSO4, दूसरे में हमारा लिया है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और तीसरे में लिया है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। ये तीनों चीजें इसने ले ली। अब ये कह रहा है ये जो सेल बने हुए हैं, ये A सेल है, ये B सेल है और ये वाला क्या है? C सेल। तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो श्रेणी क्रम में यदि इसमें I धारा बहेगी तो इसमें भी I धारा बहेगी, इसमें भी I धारा बहेगी। अब क्या कहता है? ये जो सिल्वर है Ag बीच वाले, इसमें जो Ag की जो वैल्यू निकल के आई, जितना Ag कैथोड पर जमा हुआ, उसकी वैल्यू उसने दी है 1.45 ग्राम। 1.45 ग्राम ये दे दी। क्या निकालना है? सिल्वर निक्षेप इतनी हुई, विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई, और देखिए धारा का मान भी दे दिया इसने। I का मान है 1.5 एम्पियर। तो हमें एक तो कितने समय तक धारा बही, T की वैल्यू निकालनी है। सेकंड हमारे को निकालना है कि यहां पर जिंक कितना आया, जिंक की यहां पर कैथोड में कितनी मात्रा आई, और कॉपर सल्फेट की कितनी मात्रा कैथोड पर संचित हुई अपचयन के द्वारा। उस वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है। तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रश्न है, कोई ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है, एक सीक्वेंस है। किस प्रकार से करेंगे इसे समझिए। हमें सिल्वर की वैल्यूज दे रखी है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिल्वर का यानी कि Ag का जब अपचयन होगा तो क्या होता है। Ag का अपचयन कुछ इस प्रकार से होता है। जो Ag होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में परिवर्तित हो जाता है? हम कह सकते हैं ये Ag के उदासीन परमाणु में परिवर्तित हो जाएगा, और यही Ag क्या होगा? कैथोड पर शुद्ध अवस्था में क्या होगा? जमा होगा। तो अब इस रिएक्शन में हमने क्या करना है? सीधे जो हमारे फैराडे का दूसरा नियम है या फैराडे का जो नियम है उनके फॉर्मूलों का यूज करना है। हमने पिछली बार भी बताया था, पिछले प्रश्न में ये होता है हमारा M इजिकल टू, M लिख सकते हैं या W लिख सकते हैं। W बराबर होता है Z इंटू I इंटू T, और इसी Z को हम लिख सकते थे M0 अपॉन N इंटू F, साथ में I इंटू T। तो इस फार्मूले को हमने इस रूप में लिखा है। M0 हम जानते हैं, यह हमारा क्या होता है? यह हमारा मोलर द्रव्यमान होता है। यदि सिल्वर की बात कर रहे हैं तो सिल्वर का मोलर द्रव्यमान, और यदि कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर का, और जब जिंक की बात करेंगे तो जिंक का होगा। धारा I का मान तीनों के लिए समान है। आप चाहें तो इसे कैपिटल I लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है I, और यहां पर लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अब हमारे को क्या निकालना है? हमको T की वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे W बराबर M0 अपॉन NF इंटू I इंटू T। T निकालना है तो T बराबर NF की यहां गुणा हो जाएगी, तो W मल्टीप्लाई NF बटे M0 और I इसके नीचे चल जाएगा। क्या आ गया? M0 इंटू I। तो सबसे पहले जो T की वैल्यू निकालनी है उसको इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। क्योंकि ये सिल्वर की बात कर रहा है तो W का मान हमारे को दे रखा है, Ag का मान। ये क्या है? WAg बराबर 1.45 क्या है? ग्राम में दिया हुआ है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, क्या आ जाएगा? T इजिकल टू W का मान 1.45 मल्टीप्लाई N। अब N होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां क्या? 1 मल्टीप्लाई, फिर आ गया F। F होता है फैराडे नियतांक, फैराड जिसको हम कहते हैं, और F की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कहां लिखे? यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि 1F बराबर होता है 96500 कूलम पर मोल, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश की जो मात्रा होती है वो फिक्स है 96500। इसी वैल्यू को हमने यहां पर पुट करना है। तो क्या आ जाएगा? 96500 अपॉन M0, यानी कि M0 किसका है?
मोलर द्रव्यमान है किसका, हम सिल्वर की बात कर रहे हैं, Ag की बात कर रहे हैं पहले केस के लिए, तो सिल्वर का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो होता है 108 मल्टीप्लाई आई, परिपथ में बहने वाली धारा कितनी, 1.5 एम्पियर, तो लिखेंगे 1.5। जब आप इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो जो टी की वैल्यू हमारी निकल के आती है वो आती है 863.73 सेकंड के बराबर आएगी। आप कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, कैलकुलेशन चेक करिएगा, तो इतने के लगभग आपके बराबर आ जाएगी। ये हमारी सेकंड में, आप चाहे इसे मिनट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मिनट में निकालना होगा तो टी 863.73 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो हमने टी की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली। तो पहला ऑप्शन था हमें टी को निकालना, वो हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, एक तो जिंक की मात्रा निकालनी है, कॉपर की मात्रा निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल यही वाला लगेगा। कौन सा वाला, ये इस वाले फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले बात कर रहे हैं जिंक की, तो लिखते हैं जिंक के लिए, या पहले कॉपर का निकाल लें तो हम लिखते हैं Cu। कॉपर की रिएक्शन क्या होगी जैसे जिंक की होती है, तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके, यानी कि इसका हम कह सकते हैं अपघटन हो रहा है, और अपचयन हो रहा है सॉरी, और ये किस में बन रहा है, कॉपर में परिवर्तित हो रहा है। तो अब इसके लिए हम यदि W की वैल्यू निकालें तो WCU बराबर हो जाएगी MOCU कॉपर का बटे NF इंटू आई इंटू टी। वैल्यूज पुट करेंगे, MOCU यानी कि कॉपर का मोलर द्रव्यमान, और कॉपर का मोलर द्रव्यमान जो होता है वह हमारा होता है 63.5 मल्टीप्लाई धारा का मान 1.5, टी समय का मान 863.73 सेकेंड में लेना है हमने। n, अब यहाँ n देखिए कितना है, 2, ये हमारा n का मान है, ये n है, n का मान 2, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई f का मान फिक्स है 96500, जैसे कि हमने यहाँ पर रखा था, ये यहाँ पर रखा था f का मान 96500। जब इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो जो कॉपर की जो वैल्यू निकल के आएगी WCU वो आएगी 0.43 ग्राम के बराबर होगी, 0.43 ग्राम। इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। अगला यदि हम बात करें अब जिंक की, तो जिंक के लिए रिएक्शन क्या होगी, हम लिख सकते हैं जिंक 2+ होता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके किस में परिवर्तित हो जाएगा, Zn में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब इसके लिए यदि इसी प्रकार से निकालें तो WZn, जिंक का जो द्रव्यमान संचित होगा कैथोड पर वो होगा MOZn, जिंक का मोलर द्रव्यमान, इंटू I इंटू टी बटे क्या गया N इंटू F। यही वाला फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। वैल्यूज पुट करते हैं, जिंक का जो हम कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान जो हमारा होता है 65.4 मल्टीप्लाई I का मान 1.5, टी का मान हमने यहाँ निकाला था 863.73 अपॉन n आप देख रहे हैं यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू 2, और f कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 96500। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो जिंक की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 0.44 ग्राम के बराबर होगी। क्योंकि इस वाले और इस वाले में यदि आप देखें तो 1.5, 863.73, 2/96500 ये सारी वैल्यू सेम है, केवल अंतर क्या है, इसका मोलर द्रव्यमान 63.5 है, इसका 65.4 है, इसलिए इन दोनों की मात्राओं में भी थोड़ा सा ही अंतर है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसे हल करेंगे। मेन आपको ध्यान रखना है, इस वाले फार्मूले का ध्यान रखना है, और बाकी बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए कि n कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर द्रव्यमान। तो आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसमें मैक्सिमम आपको मोलर द्रव्यमान दिए हुए होंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं है तो कहीं कोई समस्या आएगी। एग्जाम्स में, चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो, उसमें ये मोलर द्रव्यमान प्रश्नों में ही दिए हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार तालिका 3.1 में दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों की सहायता से अनुमान लगाइए कि क्या निम्नलिखित अभिकर्मकों के बीच अभिक्रिया संभव है। तो जो इन्होंने टेबल कही है 3.1, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसमें बताए गए हैं, मानक अपचयन विभव जो होते हैं
उनकी मैंने ये टेबल को जो जो हमारे यहाँ पर यूज होंगे उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये याद करने की तो आवश्यकता वैसे भी नहीं होती है, आपको केवल कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ये दी हुई होंगी। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिए। अब आगे प्रश्न देखें, ये क्या कह रहा है कि क्या निम्नलिखित अभिकर्मकों के बीच अभिक्रिया संभव है। देखिए अभिक्रिया तभी संभव होती है क्योंकि यहाँ हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं की बात करें तो एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन होगा। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर देखना है कि क्या ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं संभव हो रही हैं क्या नहीं हो रही। तो सबसे पहला है Fe3 प्लस एक्वस से और I माइनस एक्वस। तो फर्स्ट है Fe3 प्लस एक्वस है और I माइनस एक्वस। तो क्या यह संभव है, इसे हम समझते हैं। देखिए ये दो हमारे पास दे रखे, इन्होंने दो आयन हमें दे रखे जो कि एक्वस सॉल्यूशन में अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपने देखना है किसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है। जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसका अपचयन होगा, जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो मैंने क्या बात बताई आपको कि यहां पर लिख लेते हैं, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसका अपचयन होगा। तो एक का आपको पता चल जाएगा अपचयन होगा तो दूसरे का तो ऑक्सीकरण होगा ही होगा। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले Fe और I। अब देखिए Fe हमारे पास ये है तो यहां पर है Fe3 प्लस। तो Fe3 प्लस का यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अपचयन हो रहा है और इसका अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव कितना है 0.77। तो एक ये है, तो Fe का कितना है 0.77 वोल्ट है। और I का देखें, यहां I का भले ही I2 2I में परिवर्तन, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसका अपचयन होकर के 2I की स्टेट में आ रहा है, इसका अपचयन विभव कितना है 0.54। तो इसका कितना है 0.54। अब आप स्वतः ही देखिए इन दोनों में से किसका ज्यादा है। देखा है जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसका अपचयन होगा। तो Fe का क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं इसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है तो Fe का तो क्या होगा अपचयन होगा। तो लिखेंगे Fe3 प्लस का अपचयन होगा। पहली बात, जब अपचयन की क्रिया होगी तो अपचयन की क्रिया लेफ्ट से राइट की तरफ होगी, इधर से इधर होगी। तो हम देख रहे थे Fe3 आयन हमको हमारे पास था, उसका अपचयन हुआ तो Fe2 प्लस में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अपचयन की भी क्रिया हो गई। तो ये जो दूसरा वाला था I माइनस, इसका क्या होना चाहिए ऑक्सीकरण होना चाहिए। और ऑक्सीकरण में जो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है। तो ये अभिक्रिया जो आयोडीन की है I वाली, ये विपरीत दिशा में होगी, इस दिशा में होनी है इसने, तभी ये ऑक्सीकरण होगा। इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा अपचयन होगा। लेकिन अपचयन तो Fe का हो गया। अब हमारे पास देखिए है क्या अवेलेबल, क्या है यहाँ पर I माइनस अवेलेबल है ना। तो I माइनस का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो लिखेंगे इसका अपचयन होगा और लिखेंगे I माइनस का ऑक्सीकरण होगा। और ये है तो अभिक्रिया संभव है। एक का अपचयन हो रहा है दूसरे का ऑक्सीकरण हो रहा है, अभिक्रिया संभव है। सेकंड देखें, सेकंड में हमारे को दे रहा है Ag प्लस एक्वस से कॉपर सॉलिड। यह है Ag प्लस, ये एक्वस सॉल्यूशन में है और कॉपर ये सॉलिड स्टेट में है। इन दोनों के बीच की बात करें, इन दोनों के यदि बीच की बात करें तो सबसे पहले इनकी मानक अपचयन विभव देखें। Ag प्लस, Ag का क्या है ये वाली रिएक्शन है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं प्यारे बच्चों, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको मैंने मिटा दिया है। बस आप ध्यान रखना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया विपरीत दिशा में होगी। जब ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होगा तो आपको वैसे भी ये याद हो जाएंगी चीजें, समझ जाएंगे आप। तो हमने कहा सबसे पहले Ag का देखिए, तो Ag का मानक अपचयन विभव क्या है 0.80 और दूसरा क्या है कॉपर। कॉपर का अपचयन विभव कितना है 0.34। तो Ag का ज्यादा है कॉपर का कम है, तो Ag का क्या होगा अपचयन होगा। Ag का कितना है 0.80
और कॉपर का कितना है 0.34। तो हम क्या कह सकते हैं कि Ag प्लस का अपचयन होगा। पहली बात तो Ag का अपचयन होगा, तो Ag एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो जाएगा, Ag में परिवर्तित होगा, इधर से इधर रिएक्शन जाएगी। और दूसरा कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। तो देखिए यहां कॉपर है, ये कॉपर का ऑक्सीकरण होगा तो अभिक्रिया यहां से यहां तक आएगी। और आपको Cu2+ नहीं दिया है, आपको Cu सॉलिड स्टेट में ही दिया हुआ है, S इसमें कॉपर का आयन नहीं दिया है, कॉपर उदासीन अवस्था में दिया है। तो अभिक्रिया यहां से यहां घटित होगी तो ये बनेगा। तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। तो लिखेंगे Cu का ऑक्सीकरण होगा। इसका अर्थ है ये अभिक्रिया क्या है, संभव है। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट में हम देखें, ये हमारा Fe3+ और Br-। थर्ड में है Fe3+ जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, यदि आयन होगा तो एक्वस ही फॉर्म में होगा, और Br ब्रोमीन आयन की फॉर्म में ही है, ये भी क्या है, एक्वस। अब फिर से हम इन दोनों का क्या लिखें, मानक अपचयन विभव लिख लें। इसको फिर से मैं मिटा रहा हूं। अब इसमें ध्यान देंगे, Fe3+ कहां है, Fe3+ ये वाला है। तो इसका कितना है 0.77, इसका है 0.77, तो लिखेंगे 0.77। अब ब्रोमीन का देखें तो ब्रोमीन का Br का कहां है, ये वाला है। Br का कितना है 1.09, तो क्या है 1.09, ये आ गया। अब इन दोनों में किसका अधिक है, इसमें ब्रोमीन का अधिक है। तो ब्रोमीन का क्या होगा, ब्रोमीन का होना चाहिए अपचयन। लेकिन ब्रोमीन का यदि अपचयन होना था तो यहां Br2 हमारे पास होता, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो Br के आयन में परिवर्तित हो जाता, तब ब्रोमीन का क्या होता, अपचयन होता। लेकिन यहां पर हमें Br- दिया है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहां से इधर की दिशा में अभिक्रिया संभव नहीं है, तो इसका हम कहेंगे अपचयन नहीं हो सकता। ठीक है, अब इधर की ओर हम चलें तो यहां पर क्या Fe3+ है, यदि इसका अपचयन होता तो इसका क्या होता, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होता तो यह अभिक्रिया, ये Fe3 की ये वाली थी, इस अभिक्रिया को इधर से इधर घटित होना था, और इधर से इधर घटित होने के लिए हमारे पास क्या दिया जाना चाहिए था, Fe2+ यदि हमें देते तो हम कहते Fe2+ का ऑक्सीकरण होकर के Fe3+ हमें मिलता। लेकिन यहां ऊपर भी और ये भी हमें प्रोडक्ट दे रखे हैं, हमें ये यदि दिया होता हमें यह प्राप्त होता अपचयन में, और ऑक्सीकरण में यह दिया होता तो यह हमको मिलता, तब हम कहते अभिक्रिया संभव होती। लेकिन यहां पर उल्टा करा हुआ है, तो यहां Br2 यहां पर होता तो यहां पर नहीं है, बल्कि यहां Br- है, तो अभिक्रिया संभव नहीं है। तो लिखेंगे संभव नहीं है। फोर्थ में देखें, फोर्थ में हमारे को दे रखा है Ag सॉलिड स्टेट में है, Ag सॉलिड स्टेट में है, और सेकंड हमारे को दे रखा है Fe3+ एक्वस फॉर्म में, Fe3+ एक्वस फॉर्म में। फिर से Ag का हम ये देखते हैं मानक अपचयन विभव कितना है, तो Ag का हम देख रहे हैं 0.80, तो ये है 0.80 है। और Fe3+ का कितने में है, Fe3+ का यहां पर देखिए 0.77, तो ये है 0.77। इनको ये तो 0.77 है, इसको उठा के ये इन दोनों में कंपेयर करें तो इसका ज्यादा है, तो Ag का क्या होना चाहिए, अपचयन होना चाहिए। अब Ag का अपचयन तब होगा यदि हमारे पास Ag आयन दिया होता, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो प्राप्त करके Ag में क्या होता, परिवर्तित हो जाता। फिर वही पिछले वाली समस्या हमारे पास आ रही है कि हमको जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है, जो यहां पर अपचयन जिसका होना था वो नहीं दिया हुआ है, Ag आयन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका अपचयन संभव नहीं है, हम ये कहेंगे। दूसरा, आप Fe में चले जाइए, यदि ये ज्यादा है तो इसका ऑक्सीकरण होना था, ये ऑक्सीकरण होना था, तो हमको Fe2+ यदि देते तो इसका इधर इस दिशा में अपचयन होके Fe3+ हमें प्राप्त होता। लेकिन ये क्या है, दिया हुआ नहीं है, हमको ये देना चाहिए था,
और क्या देना चाहिए था, हमारे को ये देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया, हमें इसकी बजाय ये दे दिया और इसकी बजाय ये वाला दे दिया, इसलिए ये भी अभिक्रिया संभव नहीं होगी। तो लिखेंगे संभव नहीं। अगला देखें फिफ्थ पार्ट में है Br2 एक्वस, ये है ब्रोमीन एक्वस, सॉल्यूशन में कह रहे हैं, और ये है Fe2 प्लस और Fe2 प्लस, ये भी क्या है एक्वस में। अब ये देखें इस वाली इन दोनों की यदि कंपेयर करें तो ब्रोमीन का कितना है 1.09, तो ये है 1.09, और Fe का कितना है, Fe का है 0.77। तो आप देखिए इसका ज्यादा है मानक अपचयन विभव, इसका कम है, तो ब्रोमीन का क्या होगा, अपचयन होगा। तो क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं इस चीज को, Br2 का अपचयन होगा। तो Br2 का अपचयन होगा तो क्या होगा, Br का ब्रोमीन का आयन हमें प्राप्त हो जाएगा, आयन मिल जाएगा। अब देखिए Fe2 प्लस है, यदि ब्रोमीन का अपचयन होगा तो Fe का क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण। Fe2 प्लस यहां है, इसका विपरीत दिशा में होगा तो ऑक्सीकरण होगा, तो Fe2 प्लस हमें दिया हुआ है, तो लिखेंगे Fe2 प्लस का ऑक्सीकरण होगा। तो ब्रोमीन का अपचयन हो गया और Fe2 का ऑक्सीकरण हो गया, तो हम कहेंगे ये अभिक्रिया क्या है, संभव है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि यहां पर Br2 की जगह Br माइनस दिया हुआ होता तो यह अभिक्रिया संभव नहीं होती। ये इसका अपचयन होना है क्योंकि इन दोनों में से मानक अपचयन विभव Br2 का ज्यादा है, इसलिए Br2 दिया है, तो इसका यहां हम रिएक्शन में देख रहे हैं अपचयन होकर के ये ब्रोमीन आयन में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए यह संभव है। ठीक इसी प्रकार से यदि इसका मानक अपचयन विभव कम है इससे, तो इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, तो ये हमको Fe2 प्लस ही दिया है, तो ये विपरीत दिशा में जब चलेगा तभी ऑक्सीकरण होगा। यदि यहां पर Fe3 प्लस दे देता ये, तो इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, क्योंकि ऑक्सीकरण होने के लिए Fe2 प्लस होता, तब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Fe3 प्लस में परिवर्तित होता। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.18, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वैद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। वैद्युत अपघटन की जब क्रिया होती है तो इलेक्ट्रोड जो हमारे दो होते हैं, कैथोड तथा एनोड, उन पर अलग अलग उत्पाद बनते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में हमें यह बताना है कि एनोड पर क्या बनेगा और कैथोड पर क्या बनेगा। आप जानते हैं कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है और एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो उसी से हमें क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। तो फर्स्ट हमें दिया है AgNO3 का जलीय विलयन, और खास बात क्या है इसमें कि इलेक्ट्रोड क्या है, Ag का इलेक्ट्रोड। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड का भी अपने आप में काफी महत्व है। यदि इलेक्ट्रोड हमारे पास कोई ऐसा हो जो नॉन रिएक्टिव हो, जैसे प्लेटिनम का है, तो वो कोई अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वो एक सरफेस प्रोवाइड कराता है, केवल एक पृष्ठ देता है अभिक्रिया को घटित होने के लिए, खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। लेकिन यदि इलेक्ट्रोड इस प्रकार का है जैसे सिल्वर का है, तो ये खुद क्या करेगा, अभिक्रिया में भाग लेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को हम यहां समझेंगे। तो अब सबसे पहले देखिए, यदि AgNO3 का जलीय विलयन है, जलीय विलयन का अर्थ आप समझते हैं, इसमें क्या मौजूद है, जल मौजूद है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो विलयन है उसमें कौन कौन से आयन, क्या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। तो लिखते हैं विलयन में क्या क्या होगा। पहले तो सिल्वर आयन होगा, NO3 आयन होगा 2, तीसरा हम कहेंगे H+ आयन होगा, OH- आयन होगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं H2O भी अवेलेबल होगा, इसके भी मॉलिक्यूल होंगे, अणु होंगे, और इसके अलावा सिल्वर भी होगा क्योंकि इसका क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रोड बना हुआ है। तो इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कैथोड की। कैथोड पर क्या होना चाहिए, अपचयन होगा।
अब अपचयन किसका होगा? हमने इस क्वेश्चंस की में जो हम कह सकते हैं मानक अपचयन विभव का जिनका इस्तेमाल होना है, उनको हमने यहाँ रिएक्शंस के साथ यहाँ पर ये लिख दिया है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में आपको दिखाया था। तो अब इन्हीं के द्वारा हम समझेंगे कि कैथोड पर क्या होगा। अब कैथोड है तो कैथोड क्या करेगा? धन आयनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। धन आयन कौन कौन से होंगे? कैथोड पर जो जाएगा उसी का अपचयन होगा। धन आयन कौन कौन से? एक सिल्वर है, एक है हाइड्रोजन आयन है, ये दोनों है। अब इन दोनों में से किसका अपचयन होगा और किसका नहीं होगा, इन दोनों के बीच हम कह सकते हैं कंपटीशन है। तो इन दोनों में से किसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा, उसी का अपचयन होगा। अब देखिए सिल्वर और एच का, तो एच का तो आप देख रहे हैं 0 होता है और सिल्वर का क्या होता है? 0.80 होता है। तो हम देख रहे हैं एजी का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए एजी का यानी कि सिल्वर आयन का क्या होगा? अपचयन होगा। तो लिखेंगे एजी प्लस का कैथोड पर अपचयन होगा। और यदि अपचयन होगा तो आप देख रहे हैं ये एजी अपचयित होकर किस में परिवर्तित हो रहा है? एजी में, शुद्ध चांदी में परिवर्तित हो रहा है। तो कैथोड जो होगा उस पर क्या हो जाएगी? शुद्ध चांदी इकट्ठी हो जाएगी, तो अपचयन होगा। पहली बात हमें समझ में आ गई। अब एनोड पर समझिए क्या होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। तो ऑक्सीकरण के लिए हम ये समझना है कि जिसका अपचयन कम होगा उसका ऑक्सीकरण होगा, सामान्य सी बात है। अब एनोड पर क्या होगा? एनोड में आप देखिए तो देखिए एक हमारे पास है H2O, हमारे पास है जल, ये भी है, और दूसरा हमारे पास क्या है? Ag यानी कि सिल्वर भी है। अब यदि इन दोनों पे यदि हम ध्यान दें, इन दोनों पे, ये दोनों के दोनों क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। इन दोनों पे यदि ध्यान दें तो H2O का, ये हमारी H2O की रिएक्शंस है ये वाली, तो इसका मानक अपचयन विभव क्या है? ये। और जबकि Ag का मानक अपचयन विभव क्या है? ये वाला। इन दोनों में से मैंने कहा जो कम होगा उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान हैं। तो मानक अपचयन विभव जब ज्यादा होता है तो वो अपचयित होता है, लेकिन अगर ऑक्सीकरण की बात करें तो जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो ये हमारा जल है H2O, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की दिशा ये वाली होगी, इस दिशा में, और इसमें Ag है, Ag की ऑक्सीकरण इस दिशा में होगा। तो इन दोनों में से हम देख रहे हैं कि इस Ag का मानक अपचयन विभव कम है, इसलिए Ag क्या होगा? एनोड पर इसका ऑक्सीकरण होगा। तो लिखेंगे एनोड पर Ag का, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। और यदि ऑक्सीकरण होगा आप अभिक्रिया लिख सकते हैं, Ag जो होगा वो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाएगा। यहां चाहते तो यह अभिक्रिया लिख सकते थे Ag प्लस, जैसे वहां पर है, यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में परिवर्तित हो जाएगा? Ag में परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से कैथोड और एनोड पर हम अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं और क्या चीज जमा होगी ये भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये वाला था। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट है हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ AgNO3 का जली विलयन। अब विलयन तो यही है, लेकिन अब की बार Ag की जगह क्या है? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है। तो सेकेंड हमारा है AgNO3 का जलीय विलयन, क्या है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो अब फिर से वही बात कि विलयन में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होगी। तो जैसे हमने यहां पर कहा था ये सब होंगे, लेकिन Ag नहीं होगा यहां पर, क्योंकि ये Ag कहां से आ रहा था? ये Ag था इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड किसका हो गया? प्लेटिनम का हो गया। तो बाकी सब चीजें यही होगी, यानी कि Ag प्लस भी होगा, NO3 भी होगा, साथ में H आयन भी होगा, साथ में OH आयन भी होगा, साथ में H2O भी होगा। ये सब चीजें अवेलेबल होगी। तो फिर कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पे फिर वही दो चीजें आएंगी, एक Ag प्लस है, एक और एक हाइड्रोजन आयन है, दो ही है। और इन दोनों में से हमने देखा था Ag का मानक अपचयन विभव क्या था? ज्यादा था, किसकी तुलना में? हाइड्रोजन का, जिसका 0 है। तो कैथोड पर Ag प्लस का अपचयन होगा तथा यह कैथोड पर जमा हो जाएगा।
रिएक्शंस बिल्कुल पहले की तरह Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, क्योंकि अपचयन हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और साथ में किस में परिवर्तित हो गया, Ag में परिवर्तित हो गया। तो कैथोड पर तो ये होगा। अब देखिए हम एनोड पर क्या होगा, एनोड की अभिक्रिया को समझ लेते हैं। अब एनोड के लिए देखिए यहां पर तो H2O के साथ Ag भी अवेलेबल था, लेकिन यहां पर केवल क्या है, H2O है। अब केवल H2O है तो H2O क्या आ जाएगा, हम कहेंगे एनोड पर जाएगा और वहां पर उसका अपचयन होगा। देखिए ये अभिक्रिया इधर से इधर की ओर घटित होगी, इधर से इधर की तरफ। जब ये इधर से इधर की ओर घटित होगी तो H2O का जब ऑक्सीकरण होगा H2O का, कहां पर, एनोड पर, तो क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। तो एनोड पर लिखेंगे H2O का ऑक्सीकरण होगा तथा O2 गैस निकलेगी। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। आप चाहें तो अभिक्रिया को लिख सकते हैं, 2H2O किस में परिवर्तित हो रहा है, एक तो O2 में परिवर्तित हो रहा है जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है, साथ में हम कह सकते हैं 4 आयन निकल रहे हैं और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप चाहें तो अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों पार्ट्स को नोट कीजिए, फिर हम बाकी के 2 पार्ट्स आपको सामने रखेंगे। अब हम बाकी के 2 पार्ट देखते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 का तनु विलयन। ध्यान रखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो थर्ड पार्ट है H2SO4 का तनु विलयन। और किसका, इस पे इलेक्ट्रोड किसका है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, Pt का इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले फिर पहले की तरह देखते हैं कि विलयन में कौन कौन से आयन या कौन कौन से मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। तो लिखते हैं विलयन में क्या क्या होगा, एक तो हम कह सकते हैं H आयन होगा, एक सल्फेट आयन होगा, इसको 2- लिख लेते हैं, 2- लिख लेते हैं। तीसरा हमारा हम कह सकते हैं कि एक OH आयन भी होगा, क्योंकि ये तनु विलयन है, जलीय विलयन तो है ही। और साथ में हम कह सकते हैं इसके अलावा एक H2O के मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल होंगे। ये 4 चीजें विलयन में हमारे को मिलेंगी। तो अब ये 4 चीजें मिलेंगी तो सबसे पहले देखते हैं कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर आप जानते हैं अपचयन की क्रिया होगी, और अपचयन की क्रिया कैथोड ऋणात्मक ऋण आवेशित होता है तो वहां पर धन आयन जाएंगे। तो यहां धन आयन केवल एक ही है, H आयन, तो निश्चित रूप से इसका ही क्या होगा, अपचयन होगा। तो लिखेंगे H+ का अपचयन होगा। रिएक्शन आप चाहें तो वहां से लिख सकते हैं 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, H2 गैस निकलेगी, कहां पर, कैथोड पर, ऐसे लिखेंगे। अब एनोड की बात कर लें। एनोड में हम देखें तो एनोड में यहां पर जो इलेक्ट्रोड हमारे पास है वो किसका है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। और यदि इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का है तो हमारे पास केवल एक ही अवेलेबल है मॉलिक्यूल, वो है H2O। तो H2O का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो लिखेंगे H2O का ऑक्सीकरण होगा। और यदि ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगी, O2 गैस एनोड पर निकलेगी। और रिएक्शंस आप यहां से लिख सकते हैं, ये क्योंकि ये ऑक्सीकरण की भी क्रिया तो मैंने बताया था यहां से इधर की तरफ चलेगी। तो क्या आ जाएगी हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया, 2H2O से हमारा बनेगा O2 बनेगा, साथ में 4 हाइड्रोजन आयन बनेंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो ये O2 गैस एनोड पर उत्सर्जित होगी। इस प्रकार से करेंगे। अगला देखिए फोर्थ पार्ट में ये कह रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ CuCl2 का जलीय विलयन। तो अब की बार दिया है CuCl2 का जलीय विलयन। और फिर से क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले फिर से देखते हैं कि विलयन में क्या क्या उपस्थित होंगे। विलयन में एक कॉपर आयन उपस्थित होगा, एक क्लोरीन आयन उपस्थित होगा,
अब जलीय विलयन है तो आप समझ सकते हैं H आयन भी होगा, OH आयन भी होगा और साथ में H2O भी होगा। ये सब चीजें अवेलेबल होगी। अब हम देखें कि कैथोड पर किसका अपचयन होगा, तो लिखते हैं कैथोड पर। कैथोड पर, अब कैथोड पर अपचयन होना है तो यहां पर कौन कौन से दो धन आवेश हैं, एक हाइड्रोजन है और एक कॉपर है। इन दोनों का मानक अपचयन विभव यदि हम कंपेयर करें तो कॉपर का है प्लस 0.34 और हाइड्रोजन का कितना है 0.00। एक ये वाले को कंपेयर करना है कि ये वाले को, तो किसका अपचयन ज्यादा है, हम देख रहे हैं कॉपर का ज्यादा है, इसलिए जो अपचयन होगा कैथोड पर वह कॉपर का होगा, हाइड्रोजन का नहीं होगा। पहले भी बता चुके हैं जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होता है उसी का क्या होता है, अपचयन होता है। तो कैथोड पर अपचयन होना है तो हम लिखेंगे Cu2+ का कैथोड पर अपचयन होगा। तो अपचयन होगा तो रिएक्शन क्या आ जाएगी, यही रिएक्शन आ जाएगी, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से ये कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैथोड पर क्या होगा, जो प्लेटिनम है उसके ऊपर कॉपर की परत जमनी शुरू हो जाएगी, शुद्ध कॉपर की। अब एनोड पर समझिए क्या होता है। एनोड पर, अब एनोड पर आप देखिए तो एक हमारे पास क्या है, एक H2O है और दूसरा यहां पर हम कह सकते हैं एक क्लोरीन भी अवेलेबल है। अब इन दोनों पे यदि हम कंपेयर करें तो H2O का जो मानक अपचयन विभव है वो है ये वाला, यानी कि प्लस 1.23। यहां पर दोनों का लिख लेता हूं मैं, H2O और दूसरा Cl का। तो H2O का कितना है, प्लस 1.23 वोल्ट और क्लोरीन का हमने यहां पर लिखा हुआ है, यह है 1.36 वोल्ट, ये भी प्लस में है। हमने कहा था एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी और ऑक्सीकरण उसी का होता है जिसका अपचयन कम हो। इस हिसाब से देखा जाए तो H2O का एनोड पर अपचयन ऑक्सीकरण होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इस अभिक्रिया में H2O जब इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसका ऑक्सीकरण होता है तो इस प्रोसेस जो हमारा अभिक्रिया होती है ये बहुत स्लो हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है और इस अभिक्रिया को तेज चलाने के लिए बाहर से एक्स्ट्रा ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं O2 का ओवर पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल हो गया क्योंकि उसको बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं। इस स्थिति में देखा जाए तो जो क्लोरीन होगा उसका मानक अपचयन विभव ओवर पोटेंशियल के कारण इसकी अपेक्षा इसका क्या माना जाएगा, कम माना जाएगा। काफी स्पेशल केसेस हैं, उन स्पेशल केसेस की यहां पर एक बात ये हो रही है। तो इस हिसाब से देखें, लिखते हैं H2O का ओवर पोटेंशियल, जिसे आप कह सकते हैं अतिरिक्त विभव, ओवर पोटेंशियल होने के कारण क्लोरीन का एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो अभिक्रिया क्या होगी, यही अभिक्रिया होगी, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, सॉरी ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया इधर से इधर की तरफ होगी, तो अभिक्रिया होगी Cl माइनस, संतुलन के साथ लिखें तो यह परिवर्तित होगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ है कि एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी। क्या लिखेंगे, एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मुझे लगता है यदि आपने चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको इन न्यूमेरिकल्स को, एक्सरसाइज के इन प्रश्नों को करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि जो चीजें आपकी वहां पर हम कह सकते हैं कुछ डाउट्स रहे होंगे वो यहां पर आपके दूर भी हो जाएंगे। फिर एक और फायदा होता है एक्सरसाइज के प्रश्नों को करने का, बहुत से शॉर्टकट फॉर्मूले भी हमारे को यहां पर पता चल जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि m निकालने के लिए जो हमारा नियम होता है, फैराडे के नियम, वो m = या w = ZIT होता है। वहाँ हम यहाँ पर हमने देखा कि प्रश्न में हल करते समय हम जो z होता है उसको m0/nf से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हम कह सकते हैं नई नई निकल के आती है एक्सरसाइज के प्रश्नों में।
तो मुझे लगता है ये सब चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ हमारा यह चैप्टर पूर्ण रूप से क्या होता है, समाप्त होता है। थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स प्लस हम कह सकते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न पूर्ण हुए। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।